नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों को। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अर्थात सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 29 मई 2020 को राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों को जारी किया गया है, जो कि अंतिम आंकड़े हैं दोस्तों, तो इन्हें हम याद करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके पहले हम समझ लेते हैं वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय हेतु वित्तीय वर्ष, राष्ट्रीय आय हेतु वित्तीय वर्ष माना जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय आय हेतु वित्तीय वर्ष माना जाता है दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को माना जाता है दोस्तों राष्ट्रीय आय हेतु वित्तीय वर्ष, या हम कह सकते हैं राजकोषीय वर्ष, राजकोषीय वर्ष। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा पकड़ते हैं बजट वर्ष, अर्थात बजट हेतु भी वित्तीय वर्ष माना जाता है दोस्तों, बजट हेतु वित्तीय वर्ष, या इसको सिंपल हम कह सकते हैं दोस्तों बजट वर्ष, बजट हेतु वित्तीय वर्ष या बजट वर्ष, इसको भी माना जाता है 1 अप्रैल से लेकर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। जबकि आरबीआई का वित्तीय वर्ष माना जाता है दोस्तों 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। इसी प्रकार से कृषि हेतु वित्तीय वर्ष, जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों कृषि वर्ष, कृषि हेतु वित्तीय वर्ष या कृषि वर्ष, इसे भी माना जाता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने समझ लिया फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष, राष्ट्रीय आय हेतु वित्तीय वर्ष तथा बजट वर्ष, इसे माना जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जबकि आरबीआई का वित्तीय वर्ष तथा कृषि वर्ष, इसे माना जाता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ बातों को ध्यान देते हैं। देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ विशेष बातों को हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जैसा कि आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वर्ष 2019 और 20 के लिए राष्ट्रीय आय की गणना देखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना करता है दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका काम है राष्ट्रीय आय की गणना करना। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय हेतु स्थिर वर्ष, राष्ट्रीय आय हेतु आधार वर्ष या स्थिर वर्ष, राष्ट्रीय आय हेतु आधार वर्ष या स्थिर वर्ष, यह माना गया है दोस्तों वर्ष 2011-12 को। लेकिन इसके पहले स्थिर वर्ष माना जाता था, या इसके पूर्व आधार वर्ष था, इसके पहले वर्ष 2004-5 को माना जाता था दोस्तों स्थिर वर्ष या आधार वर्ष। लेकिन वर्तमान में भारत का आधार वर्ष है दोस्तों वर्ष 2011-12, वर्ष 2011-12। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से लेकर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय की जो हम गणना करते हैं, राष्ट्रीय आय की जो गणना करते हैं दोस्तों, उसे 1 अप्रैल से लेकर, इसके लिए वित्तीय वर्ष माना गया है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए मुझे नेशनल इनकम निकालना है दोस्तों, हमें राष्ट्रीय आय निकालना है वर्ष 2019-20 के लिए, तो इसे दोस्तों राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया जाता है ये 4 महीने के हिसाब से किया जाता है, क्वार्टर के हिसाब से किया जाता है, 1, 2, 3 और
4, अर्थात CSO 4 बार राष्ट्रीय आय का को जारी करता है दोस्तों। वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में 4 बार, एक वित्तीय वर्ष में 4 बार। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं राष्ट्रीय आय वर्ष 2019-20 की, अगर हमें डिस्कस करना है दोस्तों, अर्थात ये चालू होगा, वित्तीय वर्ष चालू होगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक दोस्तों। तो अगर मैं बात करता हूं राष्ट्रीय आय 2019-20 की, अर्थात इसके लिए वित्तीय वर्ष होगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 को। और इसके आंकड़े कब कब जारी होंगे ये समझते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो होता है दोस्तों, ये 4 बार राष्ट्रीय आय को जारी करता है। ये 4 बार या राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय के घटकों को जारी करता है। इसको समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले कहलाता, पहले जो जारी करता है दोस्तों, इसे कहते हैं प्रथम तिमाही। प्रथम तिमाही इसे हम कहते हैं दोस्तों प्रथम तिमाही। प्रथम तिमाही या फर्स्ट क्वार्टर या प्रथम तिमाही। दूसरे को कहते हैं दोस्तों द्वितीय तिमाही, सेकंड क्वार्टर। इसको कहेंगे दोस्तों तृतीय तिमाही या थर्ड क्वार्टर। और चौथा है दोस्तों चतुर्थ तिमाही या कह सकते हैं फोर्थ क्वार्टर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम तिमाही जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर मैं राष्ट्रीय आय 2019-20 की बात करता हूं तो इसका वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा 1 अप्रैल 2019 से, अर्थात अप्रैल मई जून। प्रथम तिमाही में 3 महीने इंक्लूड होंगे, 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल, देन अप्रैल मई तथा दोस्तों जून, अर्थात ये 30 जून तक जाएगा। तो प्रथम तिमाही में हम देखते हैं आंकड़े अप्रैल, मई और जून को, लेकिन CSO इसे, इन तीनों के आंकड़े को जारी करता है CSO द्वारा आंकड़े जारी किया जाता है दोस्तों। CSO द्वारा आंकड़े जारी किया जाता है, CSO द्वारा जारी आंकड़ा, CSO द्वारा इसका आंकड़ा जारी किया जाता है दोस्तों अप्रैल, मई और जून का अगस्त में। यह जारी किया जाता है दोस्तों अगस्त में। अर्थात अगर मैं बात कर रहा हूं अप्रैल 2019 की, तो अप्रैल 2019, मई 2019, जून 2019, इसके आंकड़े जारी हुए हैं दोस्तों अगस्त 2019 को। इनके आंकड़े जारी हुए दोस्तों अगस्त 2019 को। तो फर्स्ट क्वार्टर या प्रथम तिमाही का जो आंकड़ा जारी होगा, जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा जीडीपी, तो जीडीपी प्रथम तिमाही में भी जारी होगा, जीडीपी द्वितीय तिमाही में भी जारी होगा, जीडीपी तृतीय तिमाही में भी जारी होगा और जीडीपी चतुर्थ तिमाही में भी जारी होगा। और अंततः चारों तिमाही के औसत निकालकर, एवरेज निकालकर फाइनल रिजल्ट आता है दोस्तों, फाइनल जीडीपी आता है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जीडीपी हर तिमाही में जारी किया जाता है। जैसे यहां पर प्रथम तिमाही में आता है अप्रैल, मई, जून 2019, अर्थात इसके प्रथम तिमाही का आंकड़ा जारी होता है जर्नली अगस्त 2019 को। द्वितीय तिमाही में रहता है दोस्तों जुलाई आपका अगस्त और सितंबर, अर्थात ये भी है दोस्तों वर्ष 2019। अर्थात द्वितीय तिमाही, सेकंड क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके जो आंकड़े है, जैसे मैं कहूंगा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें जो भी जीडीपी निकलेगा वो आएगा द्वितीय तिमाही का जीडीपी, सेकंड क्वार्टर का जीडीपी। ये जारी होगा दोस्तों आपका नवंबर 2019 को, ये जारी होता है नवंबर 2019 को। तृतीय तिमाही, थर्ड क्वार्टर में महीने आते हैं दोस्तों अक्टूबर, नवंबर तथा दिसंबर। ये होंगे दोस्तों वर्ष 2019। इसके आंकड़े जारी होंगे आपके फरवरी 2020 में। इसके आंकड़े जारी होंगे दोस्तों फरवरी 2020 में, तृतीय तिमाही के। और चतुर्थ तिमाही में आता है आपका, ध्यान दीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, ध्यान दीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अर्थात जनवरी 2020, फरवरी 2020, मार्च 2020। ये जाएगा दोस्तों टोटल 31 मार्च 2020 तक। इसके आंकड़े जारी होते हैं मई
2020 को। जैसा कि वर्तमान में जारी हुआ है दोस्तों, अभी राष्ट्रीय आय के वर्तमान आंकड़े जारी हुए हैं 29 मई 2020 को। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आज जो मैं आपको आंकड़े पढ़ाने जा रहा हूं, ये प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही, तृतीय तिमाही, चतुर्थ तिमाही का आपको इंडिविजुअल याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से आपको यही चीजों को फिर से पढ़ाऊंगा अगस्त 2019 में। अगस्त जो 2019 में जो आंकड़े आएंगे वो आएगा सिर्फ प्रथम तिमाही का। फिर से मैं आपको आंकड़े याद करवाऊंगा अगस्त 2020 को। ध्यान से दीजिएगा दोस्तों, अगले साल के जो हमारा 2020 चालू हो गया, मतलब अब मैं आंकड़े आपको याद करवाऊंगा अगस्त 2020 को। फिर मैं आपको द्वितीय तिमाही के आंकड़े याद करवाऊंगा नवंबर 2020 को। तृतीय तिमाही के आंकड़े मैं आपको याद करवाऊंगा फरवरी 2021 को। और चतुर्थ तिमाही का जो आंकड़ा होगा वो होगा दोस्तों मई 2021 को, अर्थात वो फाइनल होगा दोस्तों। तो आज हम चतुर्थ तिमाही का आंकड़े आ चुके हैं दोस्तों, सबको इनको ऐड करके इनके आंकड़े को, जैसे प्रथम तिमाही का जीडीपी, द्वितीय तिमाही का जीडीपी, तृतीय तिमाही का जीडीपी, चतुर्थ तिमाही का जीडीपी, इन चारों का अगर हम जोड़ देते हैं तो आ जाता है टोटल जीडीपी, अर्थात एवरेज जीडीपी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मतलब फाइनल आंकड़े। तो चलिए दोस्तों हम लोग जिसको डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी वर्तमान में जो आंकड़े आए हैं दोस्तों 29 मई 2020 को आए हैं, अर्थात यह फाइनल राष्ट्रीय आय से संबंधित यह फाइनल आंकड़ा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय से संबंधित हम आंकड़ों को याद करने जा रहे हैं। भारत में आर्थिक वृद्धि दर, भारत में आर्थिक वृद्धि दर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में आर्थिक वृद्धि दर, ये हम डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए? वर्ष 2019-20 को, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हम राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को याद करेंगे। राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों को आज याद करेंगे वर्ष 2019-20 के लिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय जारी कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय जारी करता है, भारत में राष्ट्रीय आय जारी करता है, जारी करता है, भारत में राष्ट्रीय आय जारी करता है, भारत का राष्ट्रीय आय जारी करता है दोस्तों CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्तमान में जारी जो राष्ट्रीय आय जारी की गई है दोस्तों, उसकी तिथि, जारी करने की तिथि, जारी राष्ट्रीय आय या आर्थिक वृद्धि दर को जारी करने की तिथि, जारी करने की तिथि है दोस्तों 29 मई 2020। मतलब मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड डेटा पढ़ा रहा हूं दोस्तों। इसमें भारत में राष्ट्रीय आय को जारी करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अभी तिथि ये जारी किया है इसमें दोस्तों, नवीनतम तथा अंतरिम आंकड़े हैं दोस्तों, अर्थात यह अंतरिम आंकड़े हैं, ये है दोस्तों अंतरिम आंकड़े। ये जारी हुआ है 29 मई 2020 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझते हैं क्या? सबसे पहले देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आय के घटक, राष्ट्रीय आय के घटक, राष्ट्रीय आय के घटक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय के घटक में हम ले लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय के घटक में सबसे पहले हम पकड़ते हैं GVA। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय के घटक में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं GVA। राष्ट्रीय आय के घटक में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वृद्धि, सकल मूल्य वृद्धि, GVA, सकल मूल्य वृद्धि। दूसरा होता है दोस्तों नेट टैक्स ऑन प्रोडक्ट, NTP, नेट टैक्स ऑन प्रोडक्ट, नेट टैक्स ऑन प्रोडक्ट, शुद्ध कर, उत्पाद पर शुद्ध कर, उत्पाद पर शुद्ध कर, उत्पाद पर शुद्ध कर। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद डिस्कस करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और इसके बाद हम अंतिम रूप से डिस्कस करेंगे दोस्तों पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय रुपए में, प्रति व्यक्ति आय जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों ये इन टर्म्स ऑफ मनी होगा, रुपए होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर ये जो आर्थिक वृद्धि दर के जो आंकड़े याद कर रहे हैं दोस्तों, ये याद कर रहे हैं वर्ष 2019-20 के लिए। अर्थात पहले हम याद करेंगे स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य अर्थात वर्ष 2011-12 पर स्थिर मूल्य पर, और इसके बाद याद करेंगे दोस्तों इन्हीं आंकड़ों को प्रचलित मूल्य पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद इन्हीं आंकड़ों को याद करेंगे चालू मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर, बाजार मूल्य पर या प्रचलित मूल्य पर, जैसा आप कहे चालू मूल्य पर, चालू मूल्य पर। इसे हम कह सकते हैं चालू मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, चालू मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर या प्रचलित मूल्य पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो चलिए इन आंकड़ों को हम याद करते हैं। देखिएगा, ये आपका है सबसे पहले जीवीए, सकल मूल्य वृद्धि। स्थिर मूल्य पर वर्ष 2019-20 के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो आंकड़ा हम याद कर रहे हैं वर्ष 2019-20 के लिए, वर्ष 2019-20 के लिए जीवीए सकल मूल्य वृद्धि, स्थिर मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धि वर्ष 2019-20 के लिए है दोस्तों 3.9%। और जबकि एनटीपी उत्पाद पर शुद्ध कर ये आपका है दोस्तों 7.3%, 7.3%। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये पूरा का पूरा है दोस्तों 4.2%। ये चारों के चारों है दोस्तों स्थिर मूल्य पर 4.2%, 4.2%। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम स्थिर मूल्य पर है दोस्तों 94,954 रुपए, 94,954 रुपए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों चालू मूल्य पर, सकल मूल्य वृद्धि चालू मूल्य पर है दोस्तों 7%, जबकि उत्पाद पर शुद्ध कर चालू मूल्य पर है 9%। जीडीपी, एनडीपी है, जीएनपी, एनएनपी ये सभी के सभी चालू मूल्य पर है दोस्तों 7.2%। ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि ये आंकड़े सेम हो। 7.2%, 7.2% ये है दोस्तों 7.2%। तथा प्रति व्यक्ति आय है 1,32,226 रुपए, 1,32,226 रुपए। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों राष्ट्रीय के घटक, सकल मूल्य वृद्धि, स्थिर मूल्य 2011-12 पर है 3.9%, उत्पाद पर शुद्ध कर 7.3%, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सभी है दोस्तों इस बार 4.2%। प्रति व्यक्ति आय है 94,954 रुपए, चालू मूल्य पर है यही दोस्तों सकल मूल्य वृद्धि 7%, उत्पाद पर शुद्ध कर 9%, आपका जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी है दोस्तों 7.2%। प्रति व्यक्ति आय है 1,32,226 रुपए। अब दोस्तों हम जीडीपी या कह सकते हैं सकल मूल्य वृद्धि को 2019-20 के लिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2019-20 के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जीडीपी या हम कह सकते हैं दोस्तों ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वृद्धि वर्ष
2019-20 के लिए इनके नवीनतम आंकड़े हम याद करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा जीडीपी या जीवीए में, जीडीपी या जीवीए में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान देखते हैं दोस्तों। विभिन्न क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2019-20 के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है। पहला पकड़ना है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, जिसमें से मुख्य रूप से आता है दोस्तों आपका कृषि। दूसरा है आपका द्वितीयक क्षेत्र, दूसरा है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र। यहां पर हम लोग जीडीपी में जो भागीदारी है दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों की, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से आता है दोस्तों उद्योग। तीसरा देख रहे हैं हम लोग दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। तीसरा है आपका तृतीयक क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से आता है आपका सेवा क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इनके आंकड़े हम याद करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम याद करेंगे स्थिर मूल्य अर्थात वर्ष 2011-12 के आधार पर, और इसके बाद हम याद करेंगे दोस्तों प्रचलित भाव पर, या कह सकते हैं चालू मूल्य पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद इसी को हम याद करेंगे दोस्तों चालू मूल्य पर। इन आंकड़ों को हम याद करेंगे चालू मूल्य पर या प्रचलित भाव पर, चालू मूल्य पर या प्रचलित भाव पर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्थिर मूल्य वर्ष 2011-12 के आधार पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों जीडीपी में भागीदारी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी में भागीदारी। जीडीपी में भागीदारी या जीडीपी में योगदान, जीडीपी में भागीदारी कहिए या जीडीपी में योगदान, मतलब एक ही है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर। ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे दोस्तों चालू मूल्य पर जीडीपी में योगदान या जीडीपी में भागीदारी, या हम कह सकते हैं जीडीपी में योगदान प्रतिशत, तथा जीडीपी वृद्धि दर, चालू मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर मूल्य पर प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में भागीदारी। यह है दोस्तों 14%। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, 14%। द्वितीयक क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर जीडीपी में भागीदारी है दोस्तों 30%, 14%, 30%। तृतीयक क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर जीडीपी में भागीदारी है दोस्तों 55%। दिमाग में बैठाइए दोस्तों, 55%। 14, 30, 55। यहां याद रखना है दोस्तों 6-4। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1-8 या सिंपल भाषा में 64-18-18। दिमाग में बैठाइए दोस्तों, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर जीडीपी में भागीदारी या हिस्सेदारी या योगदान है 14.64%। द्वितीयक क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर जीडीपी में भागीदारी है 30.18%। तृतीयक क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर जीडीपी में भागीदारी है 55.18%। जबकि प्राथमिक क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर है दोस्तों आपका 4%। द्वितीयक क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर है 0.9%। जबकि तृतीयक क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर है आपका दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 5.5%।
प्रतिशत, 5.5%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5.5%। प्राथमिक क्षेत्र का चालू मूल्य पर जीडीपी में भागीदारी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीडीपी में भागीदारी है दोस्तों 17%। दिमाग में बैठाइए दोस्तों, 17%। द्वितीयक क्षेत्र का चालू मूल्य पर जीडीपी में भागीदारी है दोस्तों 27%। यह है दोस्तों 27%। तृतीयक क्षेत्र का चालू मूल्य पर जीडीपी में भागीदारी है आपका 54%। ये एग्जैक्टली है दोस्तों, अर्थात इन तीनों को जोड़ने पर 100 आता है। ये भागीदारी हिस्सेदारी है दोस्तों, अर्थात इन तीनों को जोड़ने पर 100 आएगा। प्राथमिक क्षेत्र का चालू मूल्य पर जीडीपी में भागीदारी है दोस्तों 17.75%। यह है दोस्तों 27.49% और यह है 54.76%। दिमाग में बैठाइए दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र का चालू मूल्य पर जीडीपी में भागीदारी है 17.75%। द्वितीयक क्षेत्र का चालू मूल्य पर जीडीपी में भागीदारी है 27.49%। तृतीयक क्षेत्र का चालू मूल्य पर जीडीपी में भागीदारी है दोस्तों 54.76%। यह है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र का चालू मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर, यह है दोस्तों 11.4%। द्वितीयक क्षेत्र का चालू मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर, यह है दोस्तों 1.68%। तृतीयक क्षेत्र का चालू मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर है दोस्तों 8.4%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया प्राथमिक क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर जीडीपी में भागीदारी 14.64%, द्वितीयक क्षेत्र का 30.18%, तृतीयक क्षेत्र का 55.18%। प्राथमिक क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर, यह है दोस्तों 4%, द्वितीयक क्षेत्र का 0.9%, तृतीयक क्षेत्र का 5.5%। चालू मूल्य पर जीडीपी में भागीदारी प्राथमिक क्षेत्र का 17.75%, द्वितीयक क्षेत्र का 27.49%, तृतीयक क्षेत्र का 54.76%। इसी प्रकार से दोस्तों चालू मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर प्राथमिक क्षेत्र का 11.4%, द्वितीयक क्षेत्र का 1.68%, तृतीयक क्षेत्र का 8.4%। अब सकल मूल्य वृद्धि, या हम कह सकते हैं दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को हमने यहां पर डिस्कस किया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के लिए। लेकिन अब हम इसी को दोस्तों और डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी डेटा को और ब्रॉड वे में हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद या सकल मूल्य वृद्धि के आंकड़ों को हम क्षेत्रवार और डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्ष 2019-20 के लिए देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्षेत्र, सबसे पहले पकड़ते हैं क्षेत्र। देखिएगा दोस्तों, क्षेत्र पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्र। पहला पकड़ना है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र को अगर और हम क्लासिफाइड करेंगे तो यह आता है दोस्तों कृषि प्लस वानिकी, कृषि वानिकी, तथा इसमें आता है दोस्तों मत्स्य पालन, कृषि वानिकी तथा मत्स्य पालन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों कृषि वानिकी तथा मत्स्य पालन। तो क्षेत्र को हमने और कैटेगराइज कर दिया दोस्तों, इसे और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र को हमने क्लासिफाइड कर दिया है दोस्तों कृषि वानिकी तथा मत्स्य पालन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र। दूसरा देखते हैं द्वितीय क्षेत्र। अगर द्वितीय क्षेत्र को अगर हम क्लासिफाइड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले पकड़ते हैं खनन एवं उत्खनन, खनन एवं उत्खनन, खनन एवं उत्खनन, खनन एवं उत्खनन। द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में दूसरा देखते हैं दोस्तों, पहला है आपका खनन एवं उत्खनन, दूसरा है आपका निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्शन, दूसरा है दोस्तों निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्शन। इसके बाद तीसरा देखते हैं दोस्तों विनिर्माण, अर्थात विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, यह है दोस्तों विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद हम द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत डिस्कस करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विद्युत, विद्युत
गैस वह है दोस्तों जल आपूर्ति, विद्युत गैस व जल आपूर्ति, ये तीनों आता है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहां पर द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत हमने द्वितीयक क्षेत्र को 4 क्षेत्रों में फर्दर डिवाइड किया है दोस्तों, खनन एवं उत्खनन, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत गैस व जल आपूर्ति। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं दोस्तों, तो तृतीयक क्षेत्र को फर्दर 3 क्षेत्रों में क्लासिफाइड करते हैं। पहला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला है आपका व्यापार, होटल, व्यापार होटल, परिवहन व संचार, ये चारों को हमने पकड़ा है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र में। ये पहला क्लासिफाइड हमने किया। इसके बाद देखते हैं तृतीयक क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, वित्तीय, रियल एस्टेट, वित्तीय के अंतर्गत आपका पूरा बैंकिंग प्रणाली आ जाएगा दोस्तों, LIC, जीवन बीमा, ये सब आ जाएगा दोस्तों। वित्तीय रियल एस्टेट व व्यावसायिक संगठन, ये आएगा दोस्तों आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त पकड़ना है दोस्तों सार्वजनिक रक्षा व प्रशासन तथा अन्य सेवाएं। तो इस प्रकार से हमने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने क्षेत्रों को फर्दर क्लासिफाइड कर लिया है दोस्तों। और यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2019-20 के लिए, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों वर्ष 2019-20 के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर, और उसके बाद जीडीपी वृद्धि दर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका प्रचलित मूल्य पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीडीपी वृद्धि दर ये हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्थिर मूल्य पर, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों प्रचलित भाव पर या बाजार मूल्य पर या वर्तमान मूल्य पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य अर्थात वर्ष 2011-12 की स्थिति पर, और उसके बाद याद करेंगे दोस्तों चालू मूल्य पर, या इसे हम कह सकते हैं प्रचलित मूल्य पर, बाजार मूल्य पर या वर्तमान मूल्य पर। चलिए दोस्तों, तो प्राथमिक क्षेत्र में है पहला कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन में जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर है दोस्तों 4%। यह है दोस्तों 4%। खनन एवं उत्खनन का स्थिर मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर है, यह है दोस्तों 3.1%। निर्माण का है 1.3%। दिमाग बैठाइए दोस्तों, 4%, 3.1%, निर्माण का 1.3%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर यह है दोस्तों खनन एवं उत्खनन 3.1%, निर्माण है 1.3%। यह पकड़ना है दोस्तों विनिर्माण है 0.03%, 0.03%। दिमाग बैठाइए दोस्तों, 0.03%। इसके बाद याद करना है 4-3-4-10, 4.1%, 3.6%, 4.6% और 10%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो जीडीपी वृद्धि दर कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन का स्थिर मूल्य पर है दोस्तों 4%, स्थिर मूल्य पर खनन एवं उत्खनन का है 3.1%, निर्माण का है 1.3%, विनिर्माण का है 0.03%, विद्युत गैस जल आपूर्ति का स्थिर मूल्य पर 4.1%, व्यापार, होटल, परिवहन व संचार का है 3.6%, वित्तीय, रियल एस्टेट व व्यावसायिक संगठन का है 4.6%, सार्वजनिक रक्षा व प्रशासन का है 10%। जबकि जीडीपी वृद्धि दर चालू मूल्य पर पकड़ना है दोस्तों
कृषि वानिकी मत्स्य पालन का है 11.4%। यह है दोस्तों 11.4%। खनन एवं उत्खनन का है 1%। निर्माण का है 3%। विनिर्माण का है दोस्तों 0.3%। 0.3%। विद्युत गैस जल आपूर्ति का है 6.6%। व्यापार होटल परिवहन संचार का है दोस्तों 5.5%। वित्तीय रियल एस्टेट व्यावसायिक संगठन का यह पकड़ना है दोस्तों 6.1%। सार्वजनिक रक्षा व प्रशासन का है 17.5%। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों। कृषि वानिकी मत्स्य पालन का है चालू मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर 11.4%। खनन उत्खनन का है 1%। निर्माण का है 3%। विनिर्माण का है 0.3%। विद्युत गैस जल आपूर्ति का है 6.6%। व्यापार होटल परिवहन और संचार का है 5.5%। वित्तीय रियल एस्टेट व्यावसायिक संगठन का है 6.1%। सार्वजनिक रक्षा व प्रशासन का है दोस्तों 17.5%। तो इस प्रकार से दोस्तों सीएसओ के द्वारा 29 मई 2020 को जारी किए गए राष्ट्रीय आय से संबंधित हमने आंकड़ों को याद किया।